हेलो दोस्तों, आप सभी का द इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है उसकी क्लास में स्वागत है। जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वह क्या क्या हैं? आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ, मानव बाग प्रबंधन के लिए वित्त पोषण, ईरान के परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने में अमेरिका रहा विफल। भाजपा ने जो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है उस पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने निशाना साधा है। दिल्ली में उनकी प्रदर्शनी के साथ जो है मनाया संविधान हत्या दिवस। जो तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा 25 जून 1975 को जो लगाए गए आपातकाल हैं उसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली की जो भाजपा सरकार है उन्होंने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करके इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह प्रदर्शनी जो है वो सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषण विभाग द्वारा हिंदी अकादमी के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया और जो आपातकाल का विरोध करने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने 1975 के जो लोकतंत्र समर्थन थे आंदोलन और जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बीच तुलना की। उन्होंने दिवंगत जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे क्रूर, तानाशाह और असंवेदनशील जो है उनको बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को जो उनके द्वारा शुरू हुई 21 महीने की अवधि में लाखों लोगों को जो है उस समय पर किसी कारण के जेल में डाल दिया गया। कोई उनसे अपील नहीं की गई, कोई बहस नहीं हुई और कोई सुनवाई भी नहीं हुई। और जो ग्रामीण लोग थे या फिर जितने भी नागरिक थे सभी को ज़बरदस्ती पकड़ के उनकी नसबंदी कराई जाने लगी। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि लोकतंत्र को कुचला था। वे विडंबना यह है कि अब संविधान को जेब में रखकर घूम रहे हैं, जबकि उन्होंने अतीत में जो है इसका अनादर किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना और जो बलराज मधोक जैसे भाजपा नेताओं और जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बलिदान को याद किया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जो कहानियां हैं उनको आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसे काले दिन जो है कभी नहीं लौटेंगे और लोग किसी भी तानाशाही प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो केंद्र और दिल्ली सरकार हैं वे दोनों ही संविधान और जो उनकी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस देश में ऐसे काले दिन कभी नहीं लौटेंगे और लोग किसी भी तानाशाही को बर्दाश्त जो है वो नहीं करेंगे। किसी भी मूल्य पर जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कला और जो संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, जिनके विभाग ने इन प्रदर्शनों का आयोजन किया था, उन्होंने कहा कि इनमें दुर्बल दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से कई को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज बताते हैं कि जो आपातकाल के दौरान किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मिश्रा ने यह भी कहा कि रातों रात पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, अदालतों से अधिकार छीन लिए गए और जो पत्रकार थे उनको भी उस समय पर जेल में डाला गया था और मीडिया प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया था। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र पर हमला किया गया था वह कुछ ऐसा है जिसे देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यह प्रदर्शनी जो है न केवल इतिहास का संस्करण है बल्कि यह याद दिलाती है कि जो संघर्ष और बलिदान के माध्यम से किस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा की गई। जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ अभयारण्यों के बाहर मानव संघर्ष के जो प्रबंधन के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है। देश के कुछ वन जो विभाग हैं उनमें बार बार हो रहे मानव बाघ संघर्ष को लेकर पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है
उन्होंने बाघ रिजर्व के बाहर बाघों की जो पायलट योजना है उसके लिए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है, ताकि बेहतर निगरानी और जो संरक्षण है उसके माध्यम से इस तरह के जो संघर्ष हैं उनको और भी बेहतर बनाया जा सके और उनके जो प्रबंधन है उनको और बेहतर किया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय कैंपा यानी कि जो प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है उसकी कार्यकारी समिति ने 1 वर्ष के लिए जो पायलट आधार पर योजना के लिए जो सैद्धांतिक रूप से वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 10 राज्यों के जो 80 वन प्रभाग हैं उन्हें बार बार होने वाले जो मानव बाघ संघर्ष हैं उनके आंकड़ों के आधार पर आरंभ में पहचाना गया और धनराशि दी जाएगी। यह बाघों और जो यह सह शिकारी हैं उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और जो प्रौद्योगिकी के साथ संघर्ष को संबोधित करने के लिए वन प्रबंधनों को मजबूत करना, नागरिक समाज और जो विशेषज्ञ पशु चिकित्सक हैं उनके साथ सहयोग और शिकार आधार में वृद्धि के लिए होगा। इस योजना को राज्य वन विभाग के जो मुख्य वन्यजीव हैं द्वारा NTCA के साथ निकट सहयोग से जो ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित जो है किया जाएगा। पायलट परियोजना के जो प्रारंभिक क्रियान्वयन हैं उनके बारे में पूछे जाने पर सरकारी अधिकारी ने यह बताया कि जो NTCA है कार्यान्वयन के लिए वन एवं जो वन्य प्रभाग हैं उनकी सूची को अंतिम रूप दे रहा है। जो कैंपा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति है उन्होंने योजना के जो प्रस्तावक हैं राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण को संशोधित वर्षवार अनुमान प्रस्तुत करने और जो फिर उनकी राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण के शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। 2026 और 2027 तक योजना का जो प्रस्तावित परिव्यय है वह 88 करोड़ रुपए है और इसकी जो शुरुआत में घोषणा की गई थी तब राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण वन भूमि को गैर वन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए उपयोग करने के जो एवज में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि में एकत्रित धन का जो प्रबंधन है वह करता है। और इस निधि ने जो ग्रेट इंडियन बस्टर रिकवरी प्रोजेक्ट है और जो प्रोजेक्ट चीता जैसी अन्य वन्यजीव परियोजनाएं हैं उनको भी आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। बाघ अभ्यारण्यों के बाहर जो प्रादेशिक और जो वन्य प्रभाग वन्यजीव संरक्षण के प्रभारी हैं देश के 3600 से अधिक बाघों में से लगभग 30% बाघ जो हैं वो अभ्यारण्यों के बाहर हैं। ये बाघ जो हैं अक्सर मानव बस्तियों के पास मवेशी और जो शाकाहारी जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, जिससे बाघों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। बाघ अभ्यारण्यों के बाहर जो प्रादेशिक जो बस्तियां देखी जाती हैं उनमें अक्सर जो है यह शिकार के लिए भी आ जाते हैं, जिनसे मनुष्यों के साथ संपर्क और संघर्ष की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। प्रादेशिक होने के कारण वे तेंदुए जैसी जो शिकारी हैं उनको भी जंगलों से बाहर के क्षेत्रों में धकेल देते हैं, जिससे संघर्ष का जोखिम बढ़ जाता है। आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच में बाघों के साथ संघर्ष में 382 लोग मारे गए हैं, जिनमें अकेले 2022 में 111 लोग शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार यह प्रवृत्ति जो है अक्सर महाराष्ट्र के जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है उसके पास जो चंद्रपुर में प्रादेशिक जंगल से बाहर, उत्तर प्रदेश में दूधवा और जो पीलीभीत के पास गन्ने के खेत हैं उनमें, और जो केरल में रणथंबोर और जो वायनाड के पास कुछ प्रभागों में देखी जाती हैं। बुधवार को जो है देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में भारतीय संरक्षण सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस योजना का जिक्र किया और कहा, मानव पशु संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। मैं कुछ दिन पहले दूधवा में था और वह 2 तरह की समस्याएं जो हैं उन्होंने वहां पर देखी। बुधवार को देहरादून स्थित जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसमें भारत संरक्षण सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस योजना का जिक्र किया और कहा, मानव पशु संरक्षण के एक बड़ी चुनौती है। मैं कुछ दिन पहले दूधवा गया था तो वहाँ पर हमने 2 समस्याएं देखी थी, मानव पशु संघर्ष और जो बाघ अभ्यारण्य है उनके बाहर बाघ, यह भी एक चुनौती है। हम इसे जो है ताडोबा, दूधवा, काबेनी, रणथंभौर में देखते हैं। आने वाले समय में हम बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों पर काम करेंगे। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ है आज की, वह है अमेरिका हमले ईरान के जो परमाणु स्थल हैं उनको नष्ट करने में रहे विफल। यह एक खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से जो है वो पता चला है। प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की जो परमाणु क्षमता है वह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि इससे उनकी जो क्षमता है वह केवल कुछ महीने पीछे चली गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजराइल के बीच जो अस्थिर युद्ध विराम लागू हो गया था। ईरान और इजराइल ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच जो हवाई युद्ध है वह कम से कम फिलहाल के लिए तो समाप्त हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उन्हें युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई थी। 12 दिन तक जो है यह युद्ध चलता रहा और उसके बाद दोनों देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिनमें अमेरिका ने भी ईरान के जो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है उन पर हमला कर दिया था। तो दोनों देशों ने जीत का दावा करना चाहा, पर ट्रंप ने सप्ताह में कहा कि अमेरिका द्वारा 30,000 पाउंड के बमों की तैनाती ने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन इस हमले से जुड़े जो 3 लोगों के अनुसार उनके प्रशासन की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनमें से एक द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन से यह दावा विरोधाभासी प्रतीत होता है। सूत्रों में से एक ने यह कहा है कि ईरान के जो समृद्ध भंडार हैं उनको समाप्त नहीं किया गया है और देश का जो परमाणु कार्यक्रम है जिसका अधिकांश हिस्सा गहरे भूमिगत में दफन है, शायद केवल 1 या 2 महीने पीछे चला गया है। व्हाइट हाउस ने यह कहा कि जो खुफिया आकलन है वह पूरी तरह से गलत था। रक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार हमलों ने 2 सुविधाओं के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया, लेकिन उन्हें ध्वस्त जो है वो नहीं किया। जो संयुक्त राष्ट्र परमाणु प्रमुख हैं उन्होंने यह भी कहा कि यह संभव है कि ईरान का जो अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम है वहाँ हो। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रासी ने बुधवार को यह कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान का अधिकांश जो उच्च संवर्धित यूरेनियम है इजराइल और अमेरिका हमलों से बच गया, क्योंकि संभवतः है इसे पहले हमलों के तुरंत बाद जो है तेहरान द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। इजराइल ने बार बार जो है वो हमले किए, लेकिन अमेरिकी सेना ने तेहरान के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरानी परमाणु जो सुविधा है उन पर बमबारी की थी तथा अमेरिका सेना में सप्ताह में ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की थी। लेकिन समृद्ध यूरेनियम के जो भंडार हैं उनको कोई भी नुकसान जो है उसकी सीमा स्पष्ट नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उनके प्रमुख ग्रासी ने इसी सप्ताह के शुरू में कहा था कि ईरान ने 13 जून को जो इजरायली हमले हैं उनके पहले दिन IACA है उसको सूचित किया था कि वह इजरायली जो परमाणु कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाएंगे। और ग्रासी ने बुधवार को ही ऑस्ट्रियाई सरकार के सदस्यों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका यही निहित यानी अर्थ निकलता है कि हम कल्पना जो है वो कर सकते हैं यह सामग्री वहाँ है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए पूरी जो स्थिति है उसके मूल्यांकन के लिए हमें जो है वापस भेजने की आवश्यकता है। ईरान के सैन्य प्रमुखों की चोट के कारण मृत्यु जो काहिरा ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं कमांड के प्रमुख अली सादमानी की इजराइल के सैन्य हमलों के दौरान लगी चोटों के कारण मौत हो गई है।
सरकारी जो मीडिया है उन्होंने बुधवार को यह जानकारी दी कि जो गाइड्स के कमांड सेंटर ने उनकी हत्या का कठोर बदला लेने की कसम भी जो है वो खाई है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।